Hey everybody, this is Sakshi Mishra. Welcome back in Judicial World and heartily welcome to our audiobook series where we explore landmark legal cases that have shaped the landscape of Indian law. आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो काफ़ी लोगों के लिए सेंसिटिव और थॉट प्रोवोकिंग है। यह है राइट टू डाई विद डिग्निटी। हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो इंडियन लीगल हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन गया था। हम बात कर रहे हैं कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया और पैसिव यूथेनेसिया को कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ अलाउ किया। ये केस एक ऐसे वक्त में आया जब राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ पर काफ़ी डिबेट हो रहा था। इस जजमेंट ने डिग्निटी, ऑटोनॉमी और पर्सनल चॉइस के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन किया और इंडियन लीगल सिस्टम में एक नया पर्सपेक्टिव ऐड किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट के पीछे की कहानी, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और इसके इम्पैक्टफुल गाइडलाइंस को एक्सप्लोर करते हैं। ये केस काफ़ी बड़ा सवाल उठाता है कि क्या एक इंसान के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपनी डिग्निटी के साथ मर सके। मतलब क्या उसका ये बेसिक ह्यूमन राइट है कि वो पेन और सफरिंग से छुटकारा पा सके। यही इशू इस केस में उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही रिवॉल्यूशनरी गाइडलाइंस भी सेट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लैंडमार्क जजमेंट की कहानी। Before analyzing the case of Common Cause versus Union of India 2018, it is essential to understand the concept of euthanasia. What is the meaning of euthanasia? Euthanasia का वर्ड दो ग्रीक शब्दों से आया है, जिसमें यू का मतलब है गुड और थैंटोस का मतलब है डेथ। मतलब यूथेनेसिया का सीधा सीधा मतलब है अच्छी मौत। ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें एक पेशेंट की ज़िंदगी को इंटेंशनली ख़त्म किया जाता है सो दैट उसके सफरिंग या पेन को दूर किया जा सके। बट वाई यूथेनेसिया? कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब किसी पेशेंट को सीरियस इलनेस या अनबियरेबल पेन हो जाता है, उनका रिकवर होने का कोई चांस नहीं होता और उनकी सफरिंग को देखते हुए यूथेनेसिया का ऑप्शन कंसीडर किया जाता है। ये उनके एक स्लो, पेनफुल या इनडिग्निफाइड मौत से बचा के एक रिलेटिवली पीसफुल एंड देने का एक तरीका है। बात करें यूथेनेसिया के टाइप्स की, तो यूथेनेसिया के कई टाइप्स हैं। इसे बेटर समझने के लिए हम इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है एक्टिव यूथेनेसिया। ये वो प्रैक्टिस है जिसमें किसी इंसान को एक्टिवली यानी डायरेक्ट तरीके से मारने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर किसी को एक लेदल इंजेक्शन दिया जाए जो उसकी डेथ कॉज करे, तो ये एक एग्जाम्पल है एक्टिव यूथेनेसिया का। इसे एग्रेसिव यूथेनेसिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। दूसरा टाइप है पैसिव यूथेनेसिया, जो थोड़ा सुटेबल है। इसमें एक्टिवली किसी पेशेंट की लाइफ एंड नहीं की जाती, लेकिन लाइफ सपोर्ट जैसे आर्टिफिशियल वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को विड्रॉ करना। इसका इंटेंशन भी यही होता है कि पेशेंट की सफरिंग एंड हो, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से। तीसरा टाइप है वॉलंटरी यूथेनेसिया, जो पेशेंट की मर्जी से होता है। यानी अगर पेशेंट अपनी लाइफ एंड करने का डिसीजन खुद ले तो ये वॉलंटरी यूथेनेसिया है। इसके अपोजिट होती है इनवॉलंटरी यूथेनेसिया, जो पेशेंट की कंसेंट के बिना की जाती है। इनवॉलंटरी यूथेनेसिया के केस उन कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहां रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और लोग हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते। वहां कई बार फैमिली मेंबर्स ऐसे डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं उठा सकते। अब बात करेंगे इस केस के बैकग्राउंड्स की। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड एडवांस डायरेक्टिव्स या लिविंग विल्स क्या होता है। एडवांस डायरेक्टिव्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी इंसान के फ्यूचर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में उसके विशेस को एक्सप्रेस करता है जब वो खुद अपनी मर्जी नहीं बता सकता। जैसे किसी इरिवर्सिबल कोमा या टर्मिनल इलनेस के केस में। इस तरह का सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी टाइम से है और यही चाहत अब इंडिया में भी रखी गई थी। कॉमन कॉज जो एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है, उन्होंने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की थी आर्टिकल 32 के अंदर और डिमांड की थी कि आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ में राइट टू डाई विद डिग्निटी को भी इंक्लूड किया जाए। पिटिशनर्स का कहना था कि ऐसे पेशेंट जो टर्मिनली इल हैं या कोमा में हैं और उनका रिकवरी का कोई चांस नहीं है, उनके लिए डिग्निटी के साथ मरना ज़्यादा अच्छा है रेदर देन उन्हें लाइफ सपोर्ट पे आर्टिफिशियली जिंदा रखना।
बात करेंगे केस के फैक्ट्स की। ये केस काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन उसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव विथेंसिया यानी कि विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट और एडवांस डायरेक्टिव्स को अलाउ किया था, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ। गाइडलाइंस कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी थी, जिसमें एक मल्टी टायर मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल, फैमिली का कंसेंट और जुडिशियल ओवरसाइट की रिक्वायरमेंट थी, जो प्रोसेस को स्लो और कम्बरसम बना रहा था। कॉमन कॉज ने 2023 में एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की और कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे। पिटिशनर्स ने कहा कि 2018 के गाइडलाइंस की वजह से टर्मिनली इल पेशेंट के केस में अननेसेसरी डिले हो रहा है और उनके डिग्निटी और राइट टू डाई विद डिग्निटी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। अब इस केस में कुछ स्पेसिफिक लीगल इश्यूज रेज हुए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला इशू था, क्या एडवांस डायरेक्टिव्स को अलाउ करने के लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस सेट की जानी चाहिए। मतलब क्या किसी इंसान के पास ये राइट होना चाहिए कि वो पहले से लिख दे कि अगर वो किसी ऐसे कंडीशन में पहुंच जाए जहां से वापस आने का कोई चांस ना हो, तो उसका ट्रीटमेंट रोक दिया जाए। दूसरा इशू ये था, अगर एडवांस डायरेक्टिव नहीं है तो क्या फैमिली और डॉक्टर्स के डिसीजन के बेसिस पे पेशेंट का लाइफ सपोर्ट विड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि क्या बिना किसी रिटन विल के भी ऐसे केसेस में पैसिव विथेंसिया की परमिशन होनी चाहिए। इस केस में पिटिशनर्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स दिए। कॉमन कॉज के एडवोकेट ने आर्गू किया कि हर इंसान को अपने बॉडी और लाइफ के ऊपर डिसीजन लेने का राइट है और यह राइट भी उसका बेसिक राइट होना चाहिए। पिटिशनर ने डिग्निटी और ऑटोनॉमी की बात की। उन्होंने आर्गू किया कि लाइफ का मीनिंग सिर्फ जिंदा रहने तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की क्वालिटी और डिग्निटी भी इसमें इंक्लूडेड है। उन्होंने कहा कि जब किसी पेशेंट का रिकवरी का चांस नहीं बचा हो और वो सिर्फ पेन और सफरिंग में हो, तो उसके डिग्निटी के रिस्पेक्ट में उसका लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करना सही होगा। पिटिशनर ने राइट टू प्राइवेसी को भी रेफर किया, जो कि एक रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड फंडामेंटल राइट है। उन्होंने आर्गू किया कि प्राइवेसी और ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हुए स्टेट को हर इंसान का ये राइट रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो अपने आखिरी समय में अननेसेसरी सफरिंग ना झेले। पिटिशनर ने 2018 के गाइडलाइंस को भी मॉडिफाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2018 के गाइडलाइन को मॉडिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और प्रोसेस स्लो हो गया है, जो उनके पर्पस को ही डिफीट कर रहा है। अब बात करते हैं स्टेट या यूनियन ऑफ इंडिया के आर्गूमेंट्स की। स्टेट का कहना था कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ दिया गया है, वो लाइफ को प्रोटेक्ट करने का राइट है, ना कि उससे एंड करने का। स्टेट ने आर्गू किया कि राइट टू लाइफ का मीनिंग ये है कि हर इंसान को एक डिग्निफाइड और हेल्दी लाइफ दी जाए। राइट टू डाई विद डिग्निटी को अलाउ करने से ये कॉन्सेप्ट ही वीक हो सकता है। स्टेट ने कहा कि अगर पैसिव यूथेनेसिया को बिना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अलाउ कर दिया गया तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशंस में फैमिली और डॉक्टर्स पर अननेसेसरी प्रेशर आ सकता है, जो कि एथिकली गलत होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट ने कहा कि अगर पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ करना भी हो सकता है तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। दोस्तों, अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट पर, जो काफ़ी रिवॉल्यूशनरी था। 9 मार्च 2018 को एक हिस्टोरिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया और एडवांस डायरेक्टिव्स को लीगली रिकॉग्नाइज करते हुए कहा कि एक इंसान के डिग्निटी और ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिग्निटी भी लाइफ का एक बेसिक कंपोनेंट है, लेकिन कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी सेट किए ताकि इस प्रोसेस में कोई मिसयूज़ ना हो। इस गाइडलाइन में ये इंश्योर किया गया कि अगर किसी ने एडवांस डायरेक्टिव लिखा है तो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि किस सिचुएशन में वो लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करना चाहते हैं। और पहले एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड पेशेंट की कंडीशन एसेस करेगा। अगर वो बोर्ड डीम करे कि पेशेंट का रिकवरी का चांस नहीं है तो फैमिली और डॉक्टर्स मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का भी रोल इसमें इंश्योर किया गया है सो दैट किसी भी फ्रॉड या फोर्सफुल एक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। ये स्टेप इसलिए रखा गया है सो दैट कोई भी रॉन्गफुल डिसीजन या प्रेशर में यूथेनेसिया ना किया जाए।
ये जजमेंट काफ़ी इम्पैक्टफुल थी क्योंकि इसने राइट टू डाई विद डिग्निटी को एक लीगल बैकिंग दी और काफ़ी सारी एथिकल और मोरल इश्यूज को भी एड्रेस किया। इस जजमेंट का एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी है कि इसने डिग्निटी और ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को रिस्पेक्ट किया और एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस को रेगुलेट किया। ये जजमेंट ये भी क्लैरिफाई करती है कि पैसिव यूथेनेसिया यानी कि लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करने का डिसीजन भी एक सिस्टमेटिक और केयरफुल प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए जिससे डिग्निटी और ऑटोनॉमी दोनों प्रोटेक्ट हो सकें। आज भी इस जजमेंट को एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस के लिए एक बेंचमार्क माना जाता है और इसने इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में ह्यूमन राइट्स और मेडिकल एथिक्स का एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस बनाया है। तो दोस्तों ये थी कॉमन कॉजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट, जो सिर्फ एक लीगल डिसीजन नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का भी एग्जाम्पल है। इस जजमेंट ने ये इंश्योर किया कि राइट टू लाइफ और राइट टू डाई विद डिग्निटी का एक फाइन बैलेंस बना रहे। आज ये केस एक प्रेसिडेंट है जो डिग्निटी और पर्सनल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करता है। ये डिसीजन हमें ये भी याद दिलाता है कि लॉ सिर्फ रूल्स का सेट नहीं है बल्कि इंसानी इमोशंस, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जुड़ता हुआ एक जरिया है। ऐसे लैंडमार्क जजमेंट ही इंडियन जुडिशरी को वर्ल्ड के सामने एक ह्यूमैनिटेरियन और कंपेशनेट इंस्टीट्यूशंस के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा हो और आप ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। Until the next time, stay curious and keep exploring the fascinating world of law and justice. Thank you so much.